हरिओम सभी को। आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम गुरुकुल फाउंडेशन के चैनल पर। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके PYQ सॉल्व करने के लिए। इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि UGC नेट JRF योग सब्जेक्ट में नया सेशन हमारा शुरू होने वाला है, तो जो भी ज्वाइन करने के इच्छुक है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम पेपर 2 यानी कि योग के सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा है कॉमन कोल्ड से, यानी कि ठंड के कारण होने वाले सामान्य उपद्रव और दूसरी तरफ उसके लक्षण दिए गए हैं। तो इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन दे रखा है जो हमें सिलेक्ट करना है। एक तरफ बीमारी का नाम है, दूसरी तरफ उसके लक्षण है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, गौण जीवाणु जनित संक्रमण, यानी कि ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, तब हमारे ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकस और इवन की जो इन्फ्लामेशन है वो हमारे लंग्स तक फैल जाता है। तो ट्रैकिया में इन्फेक्शन होता है जिसको हम ट्रैकियाइटिस कहते हैं। उसके बाद वो इन्फेक्शन फैल करके हमारे लैरिंग्स यानी जो वॉइस बॉक्स है वहां तक जा सकता है, जिसको हम लैरेंजाइटिस यानी कि जहाँ पे भी आइटिस लगा है, आइटिस, ये लिख नहीं रहे, ITIS अगर लगा है तो यानी कि हमें क्या समझना है कि वहां पे इन्फ्लामेशन की बात की जा रही है। वैसे ही ब्रोंकस में इन्फेक्शन होने के कारण, इन्फ्लामेशन होने के कारण ब्रोंकाइटिस और लोब्यूलर निमोनिया के चांसेस जो है आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या देखा हमने कि ट्रैकियाइटिस, लैरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और लोब्यूलर न्यूमोनिया ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैकियाइटिस यानी कि हमारा जो वेंट पाइप है, जो हमारी जो श्वास नली है जो कि हमारे गले में होती है, जिससे हम श्वास लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, श्वास नली में सूजन आ जाती है। उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ जो हमारा लैरिंग्स है यानी जो वॉइस बॉक्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, तो उसको लैरेंजाइटिस कहते हैं हम। फिर ये आगे बढ़ते हुए ब्रोंकस जो है हमारा, जो आगे जाकर के ये जो ट्रैक है ये डिवाइड होता है, 2 लोब में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ने के बाद इसको क्या कहते हैं, हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, वहां पर सूजन हो जाता है। देन आगे जब बढ़ते हैं तो ये हमारा लंग्स है, यहाँ पर ये 2 लंग्स है, तो इन्फेक्शन फैलते फैलते हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, फेफड़े के किसी एक हिस्से तक पहुंच जाता है, किसी एक लोब तक पहुंच जाता है, तो उसको हम लोब्यूलर निमोनिया कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड। दूसरा ऑप्शन है वायु विवर शोथ। वायु विवर शोथ क्या होता है, साइनसाइटिस को कहते हैं। अगेन साइनस में आइटिस ऐड होने के कारण क्या बना, साइनसाइटिस, यानी कि साइनस रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो हमारे फेस में जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण जब बार बार हमें जुकाम होता है, बार बार नाक बहती है, तो उसके कारण ये एक लंबे समय के बाद आपको साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइनसाइटिस में क्या होता है, नेजोफेरेंगस से यूस्टेशियन ट्यूब होता है, वहां तक संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन जो है वो आपका फैल जाता है। तो वायु विवर शोथ यानी कि साइनसाइटिस में क्या होता है, नेजोफेरेंक्स। अब ये नेजोफेरेंक्स क्या होता है हमारा, तो नेजोफेरेंक्स जो है वो नाक से लेकर के गले के बीच तक का पार्ट कहा जाता है। ये हमारा नाक है मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ से हम श्वास लेते हैं तो ये अंदर हमारे गले तक जाता है। तो यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको नेजोफेरेंगिस कहते हैं, यानी कि नोज प्लस फेरेंक्स। फेरेंक्स हमारा क्या है, विंड पाइप कहा जाता है, तो इसको मिलाकर के नेजोफेरेंगिस कहते हैं हम।
तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना। और दूसरा होता है यूस्टेशियन ट्यूब, इसमें सूजन आ जाती है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि ये हमारा मिडिल ईयर यानी कि मध्य कान कहते हैं, वहां से लेकर के नेजोफेरिंक्स तक एक पतली सी नली, एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। तो यहाँ तक इन्फेक्शन फैलने के कारण जो है साइनसाइटिस में यहाँ तक इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है आपका। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप यानी कि रिजल्ट में क्या होता है, तो ओटिटिस मीडिया नाम का रोग हो जाता है। अब ओटिटिस मीडिया ये कान के बीच में जो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओटिटिस मीडिया कहते हैं। तो इस तरीके से साइनसाइटिस में क्या देखा हमने कि साइनस जो है वहां से सूजन और बलगम का जमाव ये हमारे नेजोफेरिंक्स तक चला जाता है। नेजोफेरिंक्स से ये यूस्टेशियन ट्यूब तक बढ़ जाता है और यूस्टेशियन ट्यूब से लेकर के फिर ये ओटिटिस मीडिया यानी कि मध्य कान तक चला जाता है, जिससे कि कान में दर्द हो सकता है, आपके कान बह सकते हैं, कान में सुनने की शक्ति की कमी हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में जो है आपसे ये पूछ लिया जाए। तो इस सीरीज को आपको याद रखना है कि साइनस में इन्फेक्शन होने के बाद वो नेजोफेरिंक्स तक फैल जाता है, नेजोफेरिंक्स से फिर वो यूस्टेशियन ट्यूब तक फैलता है और यूस्टेशियन ट्यूब में फैलने के बाद ये आपके ओटिटिस मीडिया तक पहुंच जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हुआ हमारा 4th करेक्ट। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है मध्य कर्ण संक्रमण। मध्य कर्ण अभी हमने पढ़ा क्या, ओटिटिस मीडिया या जो हमारा मिडिल ईयर होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के कारण सूजन हो जाती है, गाढ़ा मवाद निकलने लगता है, ठीक है, पस सा निकलने लगता है। क्योंकि ये जो हमारा मिडिल ईयर है ना, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि क्या बोला था हमने, इसको ओटिटिस मीडिया कहा था, ठीक है, तो उसके हो जाने के कारण कान में दर्द हो सकता है, जो ईयर ड्रम है हमारा, ठीक है, उसमें वहां उसके पीछे सूजन आ सकती है, वहां पे आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि द्रव सा जमने लगता है, और जब वो एक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का, तो इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, ठीक है। और ये संक्रमण जो है वो कहाँ से जाता है, तो हमारे ईयर ड्रम है ना, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो आवाजों को सुनते हैं, ठीक है, वहां पर कंपन क्रिएट होता है जिससे आवाज को सुनते हैं, तो वो ब्लॉक होने के कारण फिर आवाज कान में सुनाई कम देने लगता है। ऑसिकल जो हमारे मिडिल ईयर होता है, यहाँ पे ईयर ड्रम, ऑसिकल और यूस्टेशियन ट्यूब, ये 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है। ऑसिकल्स में आपके मेलियस, इनकस और स्टेपिस नाम की हड्डियां होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ईयर में इन्फेक्शन होने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है यहाँ पर, तो बताते हैं कि संक्रमण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक हो जाता है। अब उसके लिए जो WBC है हमारा, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया या वायरस जो भी शरीर में प्रवेश करते हैं, ये उनसे लड़ता है, ठीक है। लड़ने के बाद क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुसे थे वो अब मर गए। अब उनको मरने के बाद जो है वो बैक्टीरिया बाहर तो निकलना होगा ना, उसको निकलने के लिए ही यहाँ पर म्यूकस क्रिएट होने लगता है, म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण ही जैसे कि कान में अगर इन्फेक्शन हो गया तो गाढ़ा पस जैसा मवाद निकलने लगता है। अब ये पीला, हरा, भूरा किसी भी रंग का हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें, तो जो म्यूकस जो बनता है इसमें स्मेल आने लगता है। अब ये स्मेल क्यों आता है और इसका कलर जो है, ये मैं आपको अगले एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हो सकता है कि इससे आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर म्यूकस
चाहे वो नाक से निकले, चाहे वो मुंह से निकले, जो बलगम, जो म्यूकस निकलता है, अगर वो सफेद रंग का आपका निकल रहा है, साफ सा निकल रहा है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है आपको। अगर पीला या हरा रंग का निकलता है तो समझ लेना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, भूरा या अगर उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है, खून भी निकल रहा है, तो समझ लेना है कि हमारे लंग्स में, फेफड़ों में बहुत ज्यादा सूजन हो गई है, या फिर टीबी हो गया है, या हो सकता है कि कैंसर हो गया है, या फिर कुछ ऐसा संक्रमण, ऐसा इन्फेक्शन जो कई लंबे समय से चलता आ रहा है, तो आगे जाकर के वो इन्फेक्शन जो है आपका भूरा ब्राउन कलर का या फिर ब्लड के साथ आ सकता है। और चौथा हमने पढ़ा कि दुर्गंध युक्त, यानी कि बैड स्मेल भी आता है म्यूकस में। तो ये मवाद युक्त संक्रमण जब होता है तो क्या होता है, वो स्मेल आने लगता है। अब आते हैं निचले श्वसन संबंधी संक्रमण। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्राप गाढ़ा हो जाता है, मवाद युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा दिया गया है कहाँ से, भगवत गीता के अनुसार दे रखा है। भगवत गीता में पूछते हैं कि तामस आहार के लक्षण नहीं है। अब इनमें से कौन सा जो है वो तामसिक आहार का लक्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बार ध्यान रखना है कि नहीं है पूछ रहा है, तो यानी कि या तो वो सात्विक आहार होगा या तो राजसिक आहार होगा। अब इस ऑप्शन में से हमें ये देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपका क्या, लवण युक्त। लवण युक्त आहार क्या तामसिक आहार है? नहीं, तो ये करेक्ट हो सकता है आपका ऑप्शन। अमेध्यम, अमेध्यम तामसिक आहार के अंतर्गत बोला गया है, तो ये आपका सही नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका रुक्ष। रुक्ष जो है वो भी आपका राजसिक आहार के अंतर्गत आता है, तो ये भी करेक्ट होगा। तीक्ष्ण भी आपका राजसिक आहार के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। और चौथा है पर्युषितम। ठीक है, ये तामसिक आहार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है। अब अगली बार हो सकता है कि एग्जाम में आपसे राजसिक आहार के लक्षण, सात्विक आहार के लक्षण पूछ लिया जाए, तो ये कॉमन सा है। एक बार हम सत्व रज तम के अनुसार जो है आहार के लक्षण दे रखे वो देख लेते। तो सात्विक आहार का क्या लक्षण है, कहते हैं कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, इन सबको विवर्धना यानी कि बढ़ाने वाला है। इसके अलावा सात्विक भोजन कैसा होता है, रस्या स्निग्धा स्थिरा, ये रस युक्त, स्निग्ध, चिकनाई वाला, और स्थिर यानी हमारे सप्त धातुओं को स्थिर रखने वाला। हृदय, हृदया आहारा सात्विका प्रिया, यानी कि इस प्रकार का हृदय को प्रिय लगने वाला आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। राजसिक के बारे में कहते हैं कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और विदाहीन, यानी कि कटु, तीखा बहुत पसंद होता है राजसिक व्यक्ति को, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, और अति उष्ण बहुत गरम गरम पसंद होता है, तीक्ष्ण, ठीक है, तीखा, रूखा, और जिसको खाने के बाद जो है विदाहीन यानी कि जलन उत्पन्न हो, हमारे पेट में जलन हो, हमारे मुंह में जलन हो। आहारा राजसा श्रेष्ठ दुख शोकमय प्रदा, यानी कि दुख और शोक को देने वाला, इस प्रकार का राजसिक आहार कहा गया है। तामसिक आहार के बारे में कहते हैं कि यातयामम, गतरसम, यातयामम यानी कि जो 3 घंटे से ज्यादा हो गया है जिसको पके हुए, वो तामसिक के अंतर्गत आता है वैसा भोजन। गतरसम जिसमें रस नहीं है। पूति यानी कि खराब हो चुका है, सड़ चुका है। पर्युषितम, यत उच्छिष्टम, उच्छिष्ट भोजन। च अमेध्यम भोजनम तामसः प्रिय, तो ये सारे तामसिक आहार के लक्षण यहाँ पे कहे गए। तो इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, जो कि त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार पूछ रखा है। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार यहाँ पे उत्तम प्राणायाम के अभ्यास से साधक में क्या हो जाता है। तो देखिए, आपके सभी ग्रंथों में प्राणायाम के 3 स्तर बताए गए हैं। प्रथम, ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, मैं दूसरा स्लाइड दिखा देती हूँ। प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है, ये 3 प्राणायाम की अवस्था कही गई है। तो प्रथम अवस्था यानी कि जब हमारे शरीर से प्राणायाम करते करते जब हमारे शरीर से पसीना निकलने लगे, तो समझना चाहिए कि हम फर्स्ट स्टेज तक आ गए हैं। तो पहले स्टेज में इसका फल क्या प्राप्त होता है? आधि और व्याधि नष्ट हो जाते हैं। आधि क्या है? हमारे मानसिक दुख, ठीक है। व्याधि क्या है? शारीरिक दुख है ना, शारीरिक रोग। इसके अलावा संपूर्ण पापों का भी नाश हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रथम अवस्था का लक्षण है। दूसरे अवस्था में क्या होता है? शरीर में कंपन, शरीर कंपनम, है ना, शरीर में कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होता है। और इस अवस्था तक पहुंचने के बाद कहते हैं महाव्याधियां नष्ट हो जाती है, जितने भी प्रकार के बड़े से बड़े रोग है वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है, सभी प्रकार के रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए कि क्या दे रखा है, संपूर्ण पापों का नाश और समस्त रोगों का नाश। ये हमने किस में पढ़ा? हमने सेकंड लक्षण में पढ़ा, प्राणायाम की दूसरी अवस्था में। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, ठीक है। तो बचा क्या? 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे बच गए, अल्प निद्रा, लघु शरीर और अल्पाहारी, ठीक है। ये तीनों क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तम अवस्था में क्या होता है, शरीर ऊपर उठ जाता है, यानी कि धरती से ऊपर उठ जाता है। तो इसका फल क्या कहते हैं? अल्प निद्रा, नींद कम हो जाती है, मलमूत्र भी कम हो जाते हैं, शरीर हल्का, लघु शरीर यानी कि शरीर हल्का हो जाता है। अल्पाहार वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? अल्पाहारी हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है, साथ ही साथ तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही कालों को जानने वाला हो जाता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका नाद बिंदु उपनिषद से पूछा है। कहते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम की 11वीं मात्रा में कौन सा लोक प्राप्त होता है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार की मात्राओं का वर्णन है। ओमकार की 4 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा से युक्त। तो इन चारों मात्राओं को 3-3 काल या 3-3 कला से युक्त कहा गया है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 12 मात्राएं जो है, इससे बहुत काफी प्रश्न आते हैं, यानी कि लगभग आपके हर साल ही इससे प्रश्न आता है। तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, 12 मात्राओं को याद करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये 12 मात्राओं के आपके नाम दे रखे हैं और इनमें प्राण विनियोग का फल दे रखा है, ठीक है। इन मात्राओं की उपासना करते हुए इसमें प्राण विनियोग करने का क्या फल मिलता है, ठीक है। तो प्रथम मात्रा क्या है? घोषणी है, इसमें प्राण विनियोग से चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। दूसरी मात्रा विधुन मात्रा है, तो महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 11वीं मात्रा के बारे में पूछा गया। तो 11वीं मात्रा कौन सी हमारी? तो नारी या फिर मौनी कहा है। तो इस मात्रा की उपासना करने वाला तपह लोक को प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड, तपह लोक को प्राप्त करता है, ठीक है। ब्रह्मलोक को कौन प्राप्त करता है? तो जो 12वीं मात्रा यानी कि ब्राह्मी की उपासना करता है। महालोक को कौन प्राप्त करता है? तो यहाँ पे आपका दे रखा है जो 9वीं मात्रा है ना, महती की उपासना करता है, वो महालोक को प्राप्त करता है। और आपका 8वीं मात्रा शांकरी की जो उपासना करता है वो रुद्रलोक को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपका करेक्ट थर्ड वाला ऑप्शन होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो ये है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रतिशोध पोषक तत्व, एंटी इंफ्लामेटरी तत्वों के बारे में पूछा गया है। इसमें यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जिसमें से 3 करेक्ट होंगे। तो पहला ऑप्शन है क्यूरसेटिन, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है बी कॉम्प्लेक्स, तो ध्यान रखना है बी कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहाँ पे, चौथा है ओमेगा 3 फैटी एसिड और पांचवा है पोटेशियम। तो देखा जाए तो एंटी इंफ्लामेटरी जो है वो कौन है इसमें, ये हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो विटामिन ए जो है ये हमारा एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। पोटेशियम भी हमारा एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्यूरसेटिन, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट होते हैं, इसमें ईपीए और डीएचए, ठीक है, जो कि मछली के तेल में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन, ठीक है, इसके अलावा अन्य ऐसे यौगिक मतलब तत्व पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करता है, ठीक है, सूजन को यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा कहा गया है और हमारे जोड़ों के लिए भी काफी अच्छा बताया गया है। दूसरा था यहाँ पे क्यूरसेटिन, ठीक है, ये क्या है, ये फ्लेवोनाइड कहते हैं कि ये फ्लेवोनॉइड है और ये किसमें पाया जाता है, तो ये सेब यानी एप्पल में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, ठीक है, जो ग्रीन टी होते हैं उसमें भी पाया जाता है और जो बेरीज होते हैं आपके जैसे ब्लूबेरीज, क्रॉनबेरीज, चेरीज एक्सेट्रा, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि ये मास्टर सेल से हिस्टामिन रिलीज को रोकता है और टीएनएफ अल्फा और IL-6 जैसे रसायनों को कम करता है जो कि इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनको कम करके और इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी होने के साथ साथ क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगले बार हो सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट में पूछ लिया जाए। अब तीसरा ऑप्शन है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे B1 से लेकर के B12 तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। B1, B2, B3, B4 इस तरीके से आपके B12 तक आते हैं। तो इसमें हमारे सारे बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन बी है वो सारे एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होते, सिर्फ विटामिन 6 और 12, ठीक है, B6 और B12 ये जो है यही इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। ये होमोसिस्टीन को कम करते हैं, ठीक है। अब ये होमोसिस्टीन जो है ये भी क्या है, इन्फ्लामेशन को करने वाला है, ठीक है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को घटाने की ताकत होती है इनमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सभी एंटी इंफ्लामेटरी नहीं होते, इसमें से ये 2 ही विटामिन हैं जो कि हमारे एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे, हम अगले सेशन में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको आप लोग देखें, इससे और प्रश्न बनाएं और हमारा जो नया सेशन शुरू होने वाला है उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ज्वाइन करें, जुड़ें और लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओम सभी को।